हेलो एवरीवन, आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से सारे 8 सेट्स के टाइप्स जो हैं हम समझने वाले हैं। तो वो कौन कौन से सेट्स होने वाले हैं पहले वो देखते हैं। पहला हमारा टाइप होता है एम्प्टी सेट, राइट, एम्प्टी सेट। सेकेंड होता है हमारा फाइनाइट। कुछ तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली उन सेट में क्या स्पेशलिटी होने वाली है और कौन सी नहीं होने वाली है। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। थर्ड हमारा होगा इक्वल सेट। देखो नाम से ही आपको ओवरव्यू तो मिल जाएगा। उसके बाद होगा हमारा सिंगलटन सेट। फिर हमारा होगा इक्विवेलेंट सेट। फिर हमारा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सबसेट। और फिर हमारे इंपॉर्टेंट सेट्स शुरू हो जाएंगे जो एक्चुअली हमारे को पूरे चैप्टर में काम आएंगे और काफ़ी डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम इन्हें समझेंगे। 8th होगा हमारा लास्ट यूनिवर्सल सेट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली जो हमारी टाइप होती है वो होती है एम्प्टी सेट। अगर आपको नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा कि एम्प्टी सेट क्या हो सकता है, एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लेती हूं x is such that x is a student in 11th class of your school। अब आपके स्कूल में मैं गई और वहां से मैंने किसी 11th क्लास के स्टूडेंट को पिक कर लिया। ये इस सेट का एलिमेंट है, राइट। अब मैं लिखती हूँ एक सेकेंड सेट b। उस सेट में मैंने लिखा है x is a set, x is a student in both 11th and 12th class ऑफ योर स्कूल। अब आपको इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? पहले तो मैंने आपसे बोला कि एक स्टूडेंट जो आपकी 11th क्लास में पढ़ता है और एक स्टूडेंट जो 11th और 12th दोनों क्लास में पढ़ता है। इन दोनों में साफ साफ डिफरेंस नजर आ रहा होगा और थोड़ी सी हंसी भी आ रही होगी कि एक्चुअली ये जो सेट बी है इसमें ये क्या लिखा है, स्टूडेंट इन बोथ 11th एंड 12th क्लास। ऐसा क्या कोई स्टूडेंट हो सकता है जो साइमल्टेनियसली 11th में भी पढ़ रहा हो और 12th में भी पढ़ रहा हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट है और ये सेट है इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं, मतलब जो 11th क्लास में आपके स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट आपको आपके पूरे स्कूल में नहीं मिलेगा जो 11th और 12th दोनों में पढ़ रहा हो। तो बी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगी? ये मैंने ब्रेसेस तो बना दिए, इसके अंदर हमें एलिमेंट्स लिखने होते थे। अब कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो मैं बी में लिखूंगी? सिंपल, कुछ भी नहीं। इस सेट को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी रोस्टर फॉर्म में और इसी को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। फनी है ना, बट यही है। एम्प्टी सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं उसको हमने एयर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये कुछ है ही नहीं इसमें, तो भाई ये क्या है? ये एक एम्प्टी सेट है। इसको हम डिनोट करते हैं या तो एक खाली ऐसे ब्रेसेस बना देते हैं या हम इसे डिनोट करते हैं इससे। इसे हम बोलते हैं फाई कह सकते हैं। मेरे को स्पेलिंग नहीं पता, मैं ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन के लिए लिख रही हूँ फाई, मतलब इसे हम फाई बोलते हैं बेसिकली। तो ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट। इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट, राइट। एम्प्टी सेट होता है हमारा नल सेट या वॉइड सेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ब्रेसेस से या फिर इन फाई से। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको आपकी जनरल लाइफ से। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे मैथ्स में भला ऐसा कौन सा सेट होता होगा जिस सेट में कुछ होता ही नहीं होगा। तो एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, सपोज मैंने कोई एक सेट ले लिया है ए। एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर क्या होता था? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आप बताइए इस सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो एक्चुअली उसमें मैं क्या लिखूंगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, राइट। तो इसको क्या होगा? एक्स स्क्वायर, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 है। अब आप बताइए इसका एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी?
x की वैल्यूज कुछ आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लूं -3 और उसका स्क्वायर करूं तो वो भी 9 हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर का तो स्क्वायर होता ही पॉजिटिव है, मतलब किसी भी हालत में आप सबको पता है अच्छे से कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, राइट। अगर वो आ ही नहीं सकता तो उस सेट में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ऐसा दुनिया में कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो कि हमें दे दे x² = -2, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उस वो क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लेती हूँ B, x is such that 5 is less than x is less than 6 where x is a natural number। अब आप बताइए इस सेट में क्या क्या आएगा, इस सेट में क्या आएगा। 5 और 6 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा? 5 और 6 के बीच में x जो है वो वैल्यूज ले सकता है 5.5, 5.6, ऐसे तो वैल्यूज लेगा। बट 5.5, 5.6 क्या है? ये रैशनल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स तो नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर है ही नहीं तो क्या ये इस सेट में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर इस सेट में कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो B बेसिकली क्या है, एक नल सेट है। नल सेट है या वॉइड सेट है या एम्प्टी सेट है। इसको हम सिंपली लिख देंगे कि क्या है, फाई है। फाई का मतलब ये है एम्प्टी सेट, राइट। ये खुद ब खुद एम्प्टी सेट डिनोट करता है, तो इसको हमें ब्रेसेस में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ब्रेसेस में हम इसे नहीं लिखेंगे, राइट। इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया एक सेट C, x is such that x is an even prime number greater than 2। अब आप बताइए इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं? इसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि जो 2 है वो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आप देखोगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। जैसे 2 के बाद आप देखो 3, देन 5, देन 7, 11, जो भी नंबर जिसके फर्दर आप लोगे जो प्राइम होगा, प्राइम नंबर मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। तो इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। ऐसा सिर्फ ये इकलौता एक इवन नंबर है जो प्राइम है। इसके अलावा मतलब इन्होंने बोला ग्रेटर दैन 2, तो 2 के बाद तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इवन होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 5। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। एम्प्टी सेट तो देख के ही बता दो कि कौन सा है। x is such that x 1 is less than x is less than 2 where x is a natural number। बिल्कुल सिमिलर जैसा कि हमने ऊपर देखा था। 1 और 2 के बीच में क्या आपको लगता है कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। नाउ एक देते हैं हम E, x is such that x square minus 2 is equal to 0 where x is a rational number। Q हमने देखा था, Q is a set of all rational numbers। ये हमने पहले ही जो टेबल बनाए थे एक सर्कुलर में, हमने उसको डिनोट किए थे सारे सिंबल्स। उसमें हमने बोला था कि Q is a set of all rational numbers। अब देखते हैं इसके बेसिकली सॉल्यूशंस आएंगे क्या, x की वैल्यूज आएंगी क्या। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 इधर चला जाएगा और x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस √2, यही आएगी x की वैल्यूज। अब आप बताइए, आपने 10th में ये बिल्कुल प्रूव भी किया हुआ है कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर। प्लस माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। जबकि हमें यहाँ कंडीशन साफ साफ गिवन है कि x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, यानी कि x की वैल्यू सिर्फ इर्रेशनल होंगी, वो रैशनल तो कभी भी नहीं होंगी। यानी e की वैल्यू मतलब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आएगी ही नहीं जो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर सके। यानी कि ये कौन सा सेट हो गया, एक ये हो गया एक नल सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया है x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर x इज ऑड। ये तो आपको देख के ही हंसी आ रही होगी सीरियसली, मतलब x की कौन सी ऐसी वैल्यू जिसमें x ऑड है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है जब हम इसको अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √4 दैट इज प्लस माइनस 2, राइट। 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। प्लस माइनस क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव 2 लेंगे तो उसका स्क्वायर भी 4 आएगा और नेगेटिव 2 लेंगे तो उसका स्क्वायर भी 4 आएगा, राइट। तो इसमें भी क्या कोई आपको नंबर दिख रहा है, हमारी वैल्यू सिर्फ ये 2 आ रही है, एक +2 और एक -2।
दोनों ही हमारी इवन नंबर है, यानी कि कोई ऐसा ऑड नंबर होगा ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया एक नल सेट, या मैं इसको अगर ऐसे खाली ब्रेसेस से बना दूं तो उसको भी हम बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। तो आई होप इसके अलावा कोई एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि जिस सेट में कुछ भी नहीं होता उस सेट का भी हमने नाम दिया हुआ है, उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। नाउ द सेकेंड सेट हमारा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। वैसे तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने एक सेट लिया A जिसमें मैंने लिखा है 1 2 3 एंड 4, ये हमारा सेट हो गया A। एक सेट मैंने लिया है B जिसमें मैंने लिखा है A B C D E एंड F। अब एक सेट मैं ले रही हूँ C जिसमें मैंने बोला है men living presently in different parts of the world। ये 3 सेट्स मैंने लिए हैं। अब आप बताइए इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इसमें तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, इसमें है 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स है टोटल सेट A में। सेट B में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, A B C D E F, ये हो गए हमारे टोटल 6 एलिमेंट्स B में। अब C सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, men living presently in different parts of the world। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स पे जितने भी men एग्जिस्ट करते हैं वो सब इस सेट के एलिमेंट्स हैं, राइट। सो आप क्या काउंट कर सकते हो। वैसे तो मैं बताऊं ये अराउंड इंडिया की ही मैं अगर बात कर लूं, मोर देन 138 करोड़ पॉपुलेशन तो है ही है, जिसमें से भी हमसे मेन पूछा है तो, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पूछा है, मतलब ये काफी बड़ा नंबर आएगा। लेकिन कम से कम अगर स्टैटिस्टिक्स, अगर कुछ सर्वे होगा, हम काउंट करने बैठेंगे तो ये काउंटेबल तो है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन हमें अच्छे से मालूम होती है। हम ऐड कर दें तो जितना भी बिग नंबर होगा एटलीस्ट एक फाइनाइट नंबर तो जरूर होगा। फाइनाइट नंबर मतलब एक डेफिनेट नंबर। जैसे इसमें मैंने बता दिया भाई 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें जरूर से जरूर कोई बिग नंबर है, बट है तो सही, राइट। तो ये हमारा फाइनाइट सेट्स है। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर डेफिनेट है, यानी कि फाइनाइट है। इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट मतलब अनंत से भी आगे, इनफाइनाइट तो बिल्कुल आगे जाएगा, लेकिन फाइनाइट का मतलब हम काउंट कर सकते हैं, बड़ा नंबर है स्टिल हम काउंट कर सकते हैं। अब जो मैं बार बार बोल रही हूं वर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो एक्चुअली क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब सिंपल, एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं। इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं NS, जहां पे S कोई सेट है, कोई भी सेट, फॉर एग्जांपल S मैंने यहां ले लिया B कोई सेट है, और N ऑफ S हमारे बताता है कि उसमें सेट S में कितने हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं अब इन 3 सेट्स की बात करूं और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताऊं तो आप बता सकते हैं कि कितने होंगे। A सेट में NA कितना होगा, 4 होगा, 1 2 3 4, ये हम काउंट कर पा रहे हैं, राइट। NB कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये भी हम काउंट कर पा रहे हैं। NC नाउ ये तो अभी इस मोमेंट पे हम बता नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली कोई फाइनाइट नंबर होगा तो जरूर, कुछ तो होगा ही, राइट। तो हम नंबर, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आप इनफाइनाइट कंसिडर नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर नंबर तो होगा ही जहां हम रोक लगा सकेंगे। जहां कोई रोक ही नहीं है, वो आगे बढ़े ही जा रहा है, आप काउंट करोगे कभी भी वन एटर्निटी लेटर भी यू वुड नॉट गेट द आंसर। दैट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये सब क्या है, ये फाइनाइट सेट्स हैं, और इनके अलावा जो भी सेट्स होंगे वो कौन से होंगे, हमारे इनफाइनाइट सेट। ये जो हमारा NC होगा ये बेसिकली एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब इट कांट टेक द वैल्यू 0 और सब नेगेटिव नंबर्स और सब रैशनल नंबर्स।
और इरेशनल नंबर्स, कोई भी इस तरीके की वैल्यू नहीं लेगा, कोई रैशनल नंबर नहीं लेगा, तो ये बेसिकली एक नेचुरल नंबर ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक नंबर है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने भाई एक सेट लिया है डी जिसमें कोई 4.5 एलिमेंट्स है। ऐसा हो सकता है, या तो 4 ही एलिमेंट्स होंगे या तो 5 एलिमेंट्स होंगे, उनके बीच की कोई डिजिट उनके बीच का कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं आप? अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूं तो डेफिनेशन हमारी इसकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी अ सेट विच इज एम्प्टी और consists of a definite number of elements is called finite. Otherwise, इसके अलावा जो भी हमारे सेट्स होंगे जिनके डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। बिल्कुल क्लियर है? जिस सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। जिस सेट में मतलब अदरवाइज इसके अलावा जितने भी हमारे सेट्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे? हमारे इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्या बनेगा? अगर मैं, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, n क्या होता है? n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर इसको मैं लिखने बैठूं तो क्या बनेगा? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और मैं लिखती जाऊंगी लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। इन्फिनिटी तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। क्योंकि अब अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में तो मैंने लिख दिया भाई सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने बैठूं और कभी रुकूं ही ना, लिखती ही जाऊं, तो फिर वो हो जाएगा एक इनफाइनाइट सेट। उसको हम पूरे नहीं लिखते हैं, सारे एलिमेंट्स हम डिनोट नहीं करते हैं और सिर्फ ये डैश 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 लगा देते हैं, जो कि इनफ होता है। अगर मैं 3 डॉट लगाऊंगी तो दैट इज इनफ, इस साइड लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट 3 डॉट्स आप लगा दो, इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट सेट है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया सपोज एग्जांपल z क्या था? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये तो फिर भी सिर्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा था, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। थोड़े से एलिमेंट्स हमने दिखाए हैं कि एक्चुअली ये सेट किस चीज का है, बाकी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा। तो कंप्लीटली एक इनफाइनाइट सेट है। तो इस तरीके के सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। और जो ऊपर हमने देखे थे जिनका बिग नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेन लिविंग प्रेजेंटली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बेसिकली है तो एक बहुत बड़ा नंबर, एक ह्यूज नंबर होगा, करोड़्स में, अरब, बहुत लंबा चौड़ा नंबर होगा, बट एटलीस्ट एक नंबर तो है। तो अगर वो इस तरीके का कुछ है तो वो फाइनाइट सेट है। अगर वो कभी एंड ही नहीं होगा तो वो इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट के और एग्जांपल्स हम लेके देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया है, एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन। अगर मैंने एक लिया है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन, अब एक लाइन मैंने बना दी। पहले तो मैंने यहां वर्ड नहीं लिखा है सेगमेंट। अगर मैं लिखती सेगमेंट तो मैं एक लाइन जो चली जा रही है उसमें मैं एक सेगमेंट लेती, यहां पे मैं बोलती ए बी, ये हो जाती लाइन सेगमेंट। जब तक मैं लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रही हूं तो वो तो लाइन खुद में ही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब बिल्कुल चलती जाती है। आप कहीं से भी उसको पकड़ोगे और खींचोगे तो वो लाइन बनेगी, चलती जाएगी। उसमें अब अगर पॉइंट्स आप काउंट करने बैठोगे तो क्या कभी रुकोगे? नहीं ना, ये पॉइंट्स तो चलते ही जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन इज डेफिनेटली अ सेट विच इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ये कहीं रुकने वाला नहीं है, राइट? नाउ अगर मैं बोलती हूं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसके सोल्यूशंस निकालो तो क्या निकलेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, इसके दो सोल्यूशंस आ गए 4 एंड माइनस 4। हमें पता है इसमें या तो 4 है या तो माइनस 4 है। तो अब इसे एक सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे कि फाइनाइट सेट बोलेंगे? डेफिनेटली हम इसे एक फाइनाइट सेट बोलेंगे। इंग्लिश में कोई भी एग्जांपल मैं ले लूं, सपोज एक वीक है, उसके जितने भी डेज हैं, क्या वो एक फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? भाई सबको पता है इसके अंदर, सपोज इसमें W से डिनोट करती हूँ सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो मैं लिख सकती हूँ NW इज इक्वल टू 7। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो सिंपली क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट हो गया। तो मतलब कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं फाइनाइट सेट और
इनफाइनाइट सेट जज करने में। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 6 एनसीईआरटी का है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें बताना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। x minus 1 into x minus 2 is equal to 0 and x belongs to the set of all natural number। मतलब x का कौन कौन से नंबर आएंगे जो कि नेचुरल होंगे, राइट। तो इसमें अगर इसकी वैल्यूज में निकालूं तो क्या बनेगी, या तो x minus 1 will be 0 या तो x minus 2 will be 0। this implies that x is equal to 1 and this implies that x is equal to 2। यानी x की या तो वैल्यू हमारी आ रही है, मतलब अगर मैं इसका एक सेट बना दूं a तो 1, 2 दैट्स इट। आप गिन पा रहे हैं उनको, ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड देखते हैं, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट। 2 का स्क्वायर भी 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट। ये हमारा फाइनाइट सेट है, ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। नाउ थर्ड पार्ट, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x minus 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2x इज इक्वल टू 1 आएगा, x इज इक्वल टू हाफ आएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्या x इज इक्वल टू हाफ एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। या तो 1 होगा या तो 2 होगा डायरेक्टली, इसके बीच की तो कोई वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगी। दैट मीन्स ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज उसको डिनोट करती हूँ b से, तो b का क्या मतलब होगा, इसके अंदर मैं कौन कौन से एलिमेंट्स लिखूंगी, कुछ भी नहीं लिखूंगी। तो एटलीस्ट अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो हम काउंट तो कर पा रहे हैं, इसमें 0 एलिमेंट्स है, कुछ भी नहीं है। इसको 5 इससे डिनोट करते हैं 5, हमें थोड़ी देर पहले ही एम्प्टी सेट सीखा था। तो ये चीज है, क्या ये एक फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। जब हमने फाइनाइट सेट की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें ये था कि या तो वो एम्प्टी हो या फिर उसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अगर इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो कम से कम ये एम्प्टी सेट तो है, एम्प्टी सेट तो है ही। और अगर ये एम्प्टी सेट है तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब है जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, चले जा रहे हैं, काउंट किए जा रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे, तो ये वो इनफाइनाइट सेट होगा। लेकिन ये क्या होगा, हमारा एक फाइनाइट सेट। नाउ x इज प्राइम एंड x इज अ नेचुरल नंबर, तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, राइट। x इज इक्वल टू, पहले आप 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 7 देन 11 13 और आप चलते ही जाओगे, कभी नहीं रुकोगे। जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था वो था इवन प्राइम नंबर, जो कि सिर्फ एक है, वो तो सिर्फ एक है, लेकिन ये तो चलते ही जाएंगे। प्राइम नंबर आप लिखना थोड़ी ना बंद करोगे, जब तक काउंटिंग चलेगी तब तक हमारे प्राइम नंबर्स चलेंगे, बीच बीच में प्राइम नंबर्स आते ही रहेंगे, और काउंटिंग तो इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। x हमारा ऑड होना चाहिए और नेचुरल नंबर हो जाएगी, तो ये भी क्या रुकेगा, जैसे मैंने अगर इसे o से नोट कर दिया तो ये भी नहीं रुकेगा। 1 एंड देन 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ये भी क्या हो गया, हमारा एक इनफाइनाइट सेट। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, आप बता सकते हो कि कौन सा सेट कभी रुकेगा और कौन सा सेट कभी भी नहीं रुकेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन करो तो आप बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगी नहीं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 के लिए, वो आप रेफर करना। सिर्फ अगर आपको कोई डाउट है या आपको प्रेजेंटेशन देखनी है तो प्रेजेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट अभी आप इसे ट्राई करो, पॉज द वीडियो और अभी इसे ट्राई करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड के ये 2 पार्ट्स और हैं, इन्हें आप अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हो एंड ट्राई इट नाउ। अब थर्ड जो हमारा सेट है वो है हमारा इक्वल सेट। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करने की जरूरत। इक्वल सेट की डेफिनेशन डायरेक्ट लिख देती हूं मैं। A and B are equal sets if they have exactly equal elements। मतलब कि A इज इक्वल टू B होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब A का एक एक एलिमेंट B में होगा और B का एक एक एलिमेंट A में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक एलिमेंट, एक सेट मैंने लिया A 1 2 3 4, ये मैंने एक A लिया। B मैंने लिया 1 2 4 3,
ये इक्वल है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि 3 और 4 की तो ऑर्डर ही चेंज हो गया। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑर्डर चेंज में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम होने चाहिए। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है। कोई भी एलिमेंट एक ऐसा, इन दोनों में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी कम नहीं है। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट से लेकर जो एलिमेंट है वो भी क्या है? इक्वल है। तो ए और बी क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल है तो हम इन्हें ऐसे लिखेंगे, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये तब होगा जब ये दोनों सेट्स अनइक्वल होंगे, राइट? डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, इसको तो कोई डिटेल की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स, द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स सेट में क्या क्या आएगा। एक्स सेट में आएगा ए, एल, ओ एंड वाई, दैट्स इट। एल को दो बार उतारने का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 बार उतारो, 3 बार उतारो कि 1 बार उतारो, उसका मतलब एक ही रहेगा। अगर मैं बी लिखती हूँ तो बी वुड बी एल, ओ, वाई एंड ए, सेम। अब यहां भी आप आराम से देख पा रहे हो कि इसमें ऑर्डर भले ही चेंज्ड हो, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। यहां पे भी ए है, यहां पे भी ए है, ए, एल, एल, ओ, वाई, वाई, यानी ये दोनों सेट्स क्या हो गए? एग्जैक्टली हमारे इक्वल हो गए। ए इज इक्वल टू बी। नाउ ए is equal to n such that n is an element of z and n square is less than or equal to 4. ये तो हमारा इक्वल है, बिल्कुल इक्वल था। अब सेकेंड पार्ट में ये है कि n स्क्वायर हमें गिवन है इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो मैं लिख सकती हूँ कि n की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, आप मुझे बताओ। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूं कि a में क्या क्या आएगा, तो मैं इनकी क्या क्या वैल्यूज लिखूंगी। सबसे पहले मेरे को 4 देखते ही दिमाग में आ रहा होगा 2 कि 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो वो 4 आ जाएगा। लेकिन एक बात और भी है कि अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगी तो वो भी 4 आ जाएगा। हमें इक्वालिटी की कंडीशन भी गिवन है, हमें ऐसा नहीं बोला सिर्फ लेस दैन 4। अगर हमें लेस दैन 4 बोला होता तो ऑब्वियसली हम 2 को इंक्लूड और -2 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमें लेस दैन 4 बोला था, हमें 4 को इंक्लूड करने की बात नहीं थी। अभी यहाँ इक्वालिटी का साइन है तो हमें 2 और -2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और क्या आ सकता है? 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 से कम किसका स्क्वायर हो सकता है? अब 2 से नीचे तो मैं अगर इंटीजर देखूं तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा 1, और 1 आएगा तो फिर -1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में तो सेम ही रहती हैं चीजें। तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज वेल, एंड 1 इज लेस देन 4। आप अग्री करोगे ही करोगे। अब 1 से भी नीचे अगर मैं कोई इंटीजर पे जाऊं तो आएगा 0। 0 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो भी आएगा 0, और जो कि 4 से बिल्कुल कम है। अब 0 से नीचे चले जाऊं तो -1 आ जाएगा, उससे नीचे चली जाऊं तो -2 आ जाएगा, उससे भी नीचे चली गई तो फिर आएगा -3, लेकिन उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, विच इज ग्रेटर दैन 4। यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इसलिए ये हम नहीं लेंगे। इसमें क्या क्या टर्म्स आ जाएंगे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, -2, -1, 0, 1, 2 एंड दैट्स इट, राइट? ये हमारा बन गया ए सेट। ए में तो ये एलिमेंट्स आ गए, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। जो सेकेंड हमें गिवन है बी, उसमें क्या क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमने देखा था क्या होते हैं, सारे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, सबके सब। एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इससे कैसे कर सकते हैं फैक्टराइज? एक्स स्क्वायर -2x -x + 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि -2 - 1 इज इक्वल टू -3 एंड -2 × -1 इज इक्वल टू +2। अब मैंने x कॉमन लिया, x -2 - 1 x -2 इज इक्वल टू 0। तो मेरी x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? x की वैल्यूज मेरी आ जाएंगी x -1 x -2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। यानी मेरी जो वैल्यूज आ रही हैं b सेट में वो आ रही हैं सिर्फ 1 और 2। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं b इज इक्वल टू 1 एंड 2, तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि हालांकि 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन ये 3 एलिमेंट्स का क्या? वो a में तो है बट b में नहीं है, यानी a इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू b। ये हमारे इक्वल सेट्स नहीं है। जस्टिफाई भी पूछा है, वैसे तो आप अपनी बुक में देख सकते हो। जस्टिफिकेशन में सिंपली हम अगर सेट उतार देंगे तो वो हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि भाई देखो ये सेट और इस सेट में दोनों में एलिमेंट सेम है, यानी इक्वल है।
अगर सेट नहीं है तो फिर वो अनइक्वल है। बाकी प्रेजेंटेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आई विल टेल यू इन द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट। अभी ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स ऑफ एनी, गिव रीजंस। ए बी सी डी ई हमें 5 सेट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन सेट्स में से कौन सा सेट इक्वल सेट है और कौन सा सेट इक्वल सेट नहीं है। अगर मैं सब सेट उतार दूं और फिर मैं कंपेयर करूं तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले देखते हैं ए में तो सिर्फ 0 है, ठीक है। बी में क्या क्या आएगा? बी, x is such that x is greater than 15 and x is less than 5। ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर एग्जिस्ट करेगा? मतलब ना तो कोई इंटीजर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए तो कंडीशन भी गिवन नहीं है। मतलब ये हमारा सपोज नंबर लाइन है, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। अगर मैं इधर जाऊं तो बेसिकली इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 से बड़े नंबर्स, 5 से छोटे नंबर्स और 15 से बड़े नंबर्स, ये हमारे नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आएगा 6 7 8 एंड सो ऑन, यहाँ तक हमारे 14 तक आएंगे। 5 से कम यहाँ की सारी वैल्यूज ले लेंगे और 15 से ज्यादा यहाँ की सारी वैल्यूज ले लेंगे। हम ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, या तो भाई 5 से कम ही होगी या तो 15 से ज्यादा ही होगी। यानी कि ऐसे कोई हो ही नहीं सकती, ऐसा कोई हमारा एग्जिस्ट करती ही नहीं है एक्स की वैल्यूज। तो बी सेट बेसिकली क्या होगा? एक नल सेट। बी सेट में कुछ होगा ही नहीं, राइट? तो बी हमारा हो गया एक नल सेट, इसे मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। सी में देखते हैं। x इज सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5 मेरा क्या है? 0 है, यानी x इज इक्वल टू 5 आ गया। कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, सिंपल। नाउ डी में क्या क्या आएगा? x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर मेरा 25 है, तो x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? मैं इसका अंडर रूट लूंगी तो आएगा 5 एंड प्लस माइनस का साइन आ जाता है बिकॉज पॉजिटिव 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर भी हमारा 25 होगा। तो हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी 5 एंड -5। ऑर्डर डजंट मैटर अ लॉट। ई हमारा है x इज सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, वही रूट ऑफ द इक्वेशन होता है हमारा और वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसे मैं फैक्टराइज करूंगी तो कैसे बनेगा? मैं क्या लिख सकती हूँ? 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 एंड -5 इंटू 3 इज गोइंग टू गिव मी -15। तो x मैंने कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 3 मैंने कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास वैल्यूज आ गई x माइनस 5, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 और ये मेरा 5 है, x इज इक्वल टू -3। अब कंडीशन थी कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर तो दोनों है बट पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास जो बचेगी दैट इज x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ आ जाएगा ये। अब आपको कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि C और E हमारे इक्वल है। बाकी यहाँ पे -5 एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कम से कम 0 है। तो इसका देखो A और B में डिफरेंस साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इन ब्रेसेस में मैंने 0 लिखा है, यहाँ तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट 0 तो है। 0 इन इटसेल्फ इज एन एलिमेंट। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये बेसिकली इसे हम 5 भी लिख सकते हैं और ऐसे एम्प्टी ब्रेसेस भी लिख सकते हैं टू रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट। तो हमारे यहाँ पे साफ देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि सिर्फ C एंड E आर इक्वल, यानी कि सिर्फ C एंड E इक्वल है। हमें सिर्फ एक पेयर बताना था इक्वल सेट का, एक ही पेयर हमें मिल पाया C और E का, बाकी कोई भी हमारा इक्वल नहीं होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ तो आप 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ये इक्वल सेट पर डिपेंड करते हैं। ये भी मैं कराऊंगी जब मैं एक्सरसाइज 1.2 एज अ होल कराऊंगी, बट अभी फॉर नाउ यू कैन ट्राई इट। पॉज करिए और अभी के अभी ट्राई कीजिए। तो अभी तक हमने इक्वल सेट देख लिया है, अब हमें 4th टाइप ऑफ सेट देखना है एंड दैट इज सिंगलटन सेट। ये बहुत ही इजी सेट है क्योंकि आपको इसको नेम से ही सब कुछ पता चल गया है कि एक्चुअली सिंगलटन सेट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन है अ सेट विच कंटेन्स
ओनली वन एलिमेंट। अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, मतलब सिर्फ एक सेट में जब एक ही एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो लेकिन एक हो, यानी एन ए जो हो वो हमारा वन हो, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। कोई भी ले लो, कोई उसमें बस एक एलिमेंट है तो उसे क्या हम बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अब हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ सेट है इक्विवेलेंट सेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वल सेट पढ़ा था कि इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट भी उससे मिलता जुलता लग रहा है। देखिए जो इक्वल सेट था उसमें क्या था, अगर मैं बोल रही हूँ a इज इक्वल टू बी है, यानी a में जो भी एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए b में, राइट। तो अगर ऐसा है कि 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, 3 इसमें और इसमें भी है, तो ये इक्वल सेट हो गए। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो एलिमेंट का सेम है वो है सेम नंबर सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैंने लिखा है ए सेट है 4 and 2 और मेरा सी सेट है 3 and 1, तो ये इक्वल सेट है क्या, इक्वल सेट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो इक्वल सेट कैसे होते थे, जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ऑटोमेटिकली होंगे, जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर मेरे एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे तो क्या मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो जाएंगे, तो वो तो एक अलग ही केस हो गया। लेकिन यहां पर एलिमेंट सेम, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, सारा तो होने की दूर की बात है, एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। लेकिन देखा जाए तो एन ए जो हमारा है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, और सी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो तो सेम है। मतलब इक्विवेलेंट सेट मतलब एक जैसा, एक नहीं एक जैसा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें अगर सेम हो गए तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट बोल देंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स भी हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम भी हैं तो उसको हम एक इक्वल सेट बोलेंगे। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूं, मैंने एक सेट लिया है A विच इज 1 2 3 और मैंने एक एलिमेंट सेट लिया है B विच इज 1 4 3। क्या ये सेट इक्वल है, नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है लेकिन इसमें तो 2 नहीं है, इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है। 2-3 एलिमेंट सेम होने से कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली सेम मतलब कि एग्जैक्टली सेम। अब ये A इज नॉट इक्वल टू B, लेकिन अगर मैं Na देखूं तो वो कितना आ रहा है 3, और NB देखूं तो वो भी कितना आ रहा है 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो यानी कि वो क्या हो गया, एक इक्विवेलेंट सेट। वहीं अगर मैं अब क्या करूं कि इसमें से मैं 4 हटा दूं और लगा दूं 2 4। अब ये मैंने कर दिया। अब बताओ कि ये इक्वल है कि इक्विवेलेंट है। 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, लेकिन 4 इसमें है क्या, 4 इसमें है नहीं है, यानी इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इक्विवेलेंट के लिए चेक कर लेते हैं भाई। Na तो हमारा 3 आ गया, लेकिन Nb अब मैंने 4 कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने 4 एलिमेंट्स लिखे हैं, 1 2 4 and 3। 4 एलिमेंट्स है, इसका ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल आ रहा है, ना एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल, तो फिर चांस ही नहीं है, राइट। तो ये नीदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट। अब ये तो छोटे मोटे हमारे सेट्स थे, अब हम पढ़ेंगे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट्स, बट वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी आपको एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस दिए हैं वो ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।